चलो सब लोग कैमरा ऑन कर लो। हाँ, तो मोटा मोटी बीआरएस सबको क्लियर हो गया है। पूंजी में अभी भी बीआरएस में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, 13th और 14th को मैं ऑफलाइन अवेलेबल हूँ। ठीक है, तुम लोग को कोई को भी ऑफलाइन करना है तो मुझे बता देना, घर आ जाना मेरे। क्योंकि 14th को होली है, फिर भी बच्चों मैं क्लास लूंगी प्लीज, क्योंकि मैं 15 से 19 फिर अगेन ऐसे ट्रैवल जोन में हूँ कि जहां मैं शायद पता नहीं किस क्या टाइम पे कॉल ले पाऊँ। ठीक है, आज और कल मॉर्निंग में क्लास हुई, फिर 13th और 14th आफ्टरनून में ले लूंगी 2:30 बजे, जो अपना टाइम सेट है। ठीक है, 15 16 17 18 4 दिन, 19th को आऊंगी मैं वापस, तो 19th को भी पता नहीं क्या, 19th को तो शायद क्लास ही ना ले पाऊँ। 15 16 17 18 की जो क्लासेस हैं वो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे करूंगी। ठीक है, 13th एंड 14th बट मैं ऑफलाइन अवेलेबल हूँ। किसी को भी चाहिए कुछ भी एक्स्ट्रा तो मुझे फोन कर देना, मैसेज कर लेना। ऑनलाइन क्लास के अलावा अगर ऑफलाइन लेना है तो इंस्टीट्यूट में भी आके ले सकती हूँ, और नहीं तो किसी को पर्सनली आना होगा ऑनलाइन क्लास के अलावा तो घर पे भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो अभी बीआरएस मैं अज्यूम करती हूँ आप लोग 16 कर लेंगे होमवर्क और खत्म हो जाएगा कल। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या करूंगा? रिटायरमेंट में तुम लोग को 9th सम का होमवर्क दिया था। 9th सम में किसी को कोई डाउट है? 9th सम में किसी को कोई डाउट है? पूंजी में नेतन मीत करण। नेतन और महक के फोन क्यों ऑफ हो गए? ऐसे वो एकदम कैमरा। ऑडियो लेके आया। क्या बेटा? एक सेकंड ऑडियो लेके आया। ओके। 9th सम सबने किया है? मुझे होमवर्क सेंड किया है क्या तुम लोगों ने? मेरा 9 सब बचा है मैम। क्यों? मैं टैक्समैन कर रहा था, वो भूल गया। पूंजी करण। विजय ने किया, फोटो भेजना बाकी है, रात को ही किया एकदम लेट। पूंजी कुछ किया। भेजा मुझे। हाँ बस। महक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के हमने दो मेथड्स कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे आज? थर्ड मेथड पे कोई इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो बस हम उसको समझ लेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के फर्स्ट टू मेथड्स में कोई इशू है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगेन हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं।
चलो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है। थर्ड मेथड है वेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इज क्रिएटेड। फर्स्ट में हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, पेमेंट की एंट्री। इसमें भी वही होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट की एंट्री टू बैंक। सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट मेथड में सेकंड एंट्री क्या होती है, जो ये प्रीमियम है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके इसको खर्चा मान लेते हैं। और फिर अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हमें बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिलती है विथ सरेंडर वैल्यू, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू हम पार्टनर्स कर देते हैं इन होल्ड रेशियो। और अगर डेथ होती है तो ये क्या होती है, अश्योर्ड वैल्यू से मिलती है हमको ये एंट्री, और एंट्री सेम रहती है, बस अमाउंट डिफर होता है। इतना क्लियर है फर्स्ट मेथड, राइट। सेकंड मेथड में क्या होता है, इसकी एंट्री हो जाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक की, और सेकंड एंट्री क्या होती है, हम एसेट क्रिएट करते हैं। हम एसेट कितने से क्रिएट करते हैं, सरेंडर वैल्यू से। तो हमने एसेट क्रिएट किया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, डेबिट। क्रेडिट किसको करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम के अमाउंट से, और जो डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट, राइट। ऐसे हम हर साल डिफरेंट अमाउंट से अपना एसेट क्रिएट करते हैं, और जब जब हमको पैसे मिलते हैं तब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जो भी अमाउंट मिला है उससे। और डिस्ट्रीब्यूट कौन सा अमाउंट होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड अश्योर्ड वैल्यू इन केस ऑफ डेथ। मान लो सरेंडर वैल्यू 10,000 थी और हमको 15,000 रिसीव हुआ, तो क्या होगा, 5,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सेस इन केस ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन डेथ के केस में तो हमको पूरी एश्योर्ड वैल्यू मिलती है, तो वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। पूरी की पूरी एज इन, जो सपोज 1 लाख मिली और हमारी कितने की एसेट क्रिएटेड थी, माइनस होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। ये दो सम्स में, दो दो इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब हम थर्ड मेथड देखेंगे। थर्ड मेथड क्या है, जब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बनाते हैं। इसका कोई सम नहीं है, फिर भी मेथड समझ लो क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमेशा क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक। कितना, 10,000 रुपीज। इसमें भी सपोज हमारी अश्योर्ड वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, और सरेंडर वैल्यू है 8,000 रुपए। ठीक है। हमने क्या किया, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम भरा और बैंक कर दिया। सेकंड, सिमिलरली जस्ट लाइक द सेकंड मेथड, हम इसमें एक एसेट क्रिएट करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना है हमारा एसेट, 8,000 का, दैट इज सरेंडर वैल्यू से। पीएनएल अकाउंट 2,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, सिमिलरली जस्ट लाइक द सेकंड मेथड। ठीक है। अब
अब हमें क्या करना है, हमें एक रिजर्व क्रिएट करना है। रिजर्व किससे क्रिएट होता है, एनी आइडिया? कोई मुझे बता सकता है हम रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट करते हैं? नेथन? प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, वेरी गुड। हमारा प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर वहां से सब रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करते हैं। तो सिमिलरली ये क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हम कितने का रिजर्व क्रिएट करेंगे, जो हमारी सरेंडर वैल्यू है हम उसका रिजर्व क्रिएट करें। 8,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। समझे? बस दैट इज ओनली द थिंग। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं उस साल की, तब आपके इधर एसेट भी आता है, सॉरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी 8,000 एसेट भी आता है, और यहाँ क्या आता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ये एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है, सेम जैसे पिछले मेथड में थी। अब एंड ऑफ सेकेंड ईयर मान लो अगर 15,000 की हमारी सरेंडर वैल्यू है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 8,000 की ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम फर्स्ट एंट्री क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम की पास करेंगे टू बैंक 10,000। एसेट क्रिएट करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, या क्या कितने अमाउंट से एसेट क्रिएट करेंगे, 7,000 से। पीएनएल अकाउंट में 3,000 जाएगा, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और सिमिलरली हम रिजर्व किससे क्रिएट करेंगे, पीएनएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 7,000। और यहाँ पे सेकेंड ईयर के बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 15,000 एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 15,000। सो ऑन एंड सो फोर्थ, चलता ही रहेगा। कोई डाउट है? अब इन केस ऑफ डेथ हो गई तो हमको क्या मिलती है, एश्योर्ड वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना मिला, एश्योर्ड वैल्यू मिली। हमारी एसेट ऑलरेडी 15,000 की क्रिएटेड है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ए टू बी टू सी 85,000 ओल्ड रेशियो में। और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, जो भी उसकी वैल्यू होगी उस दिन। उसकी वैल्यू 15,000 होगी, 15,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है? और यही अगर रिटायरमेंट होएगा तो क्या होगा, हमें तो सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। तो सरेंडर बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000। 15,000, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा रिसीव हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ओल्ड पार्टनर्स एक्स्ट्रा रिसीव्ड, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। समझा? सबको समझा? एंट्री लिखी? तो इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ रिजर्व का डिफरेंस है कि रिजर्व रिटायरमेंट और डेथ दोनों के ही केस में डिस्ट्रीब्यूट होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, और रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू के एक्सेस जो भी रिसीव्ड होगा सिर्फ वो ही क्रेडिट होगा पार्टनर्स। ठीक है, दैट इज अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब मैं एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी का रिटायरमेंट में क्या होता है वो बता रही हूँ।
उसके बाद हमारा रिटायरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, टेंथ सम इज नॉट रिलेटेड टू योर दिस थिंग, क्या नाम है, कोई भी पॉलिसी, तो टेंथ सम होमवर्क रहेगा तुम लोग का। 10th 11th। 12th ऑल्सो। 10th 11th एंड 12th, इसमें कुछ भी नहीं है। इस 12 सम का फोटो भेज सकते हो, ये मॉड्यूल में नहीं है। मॉड्यूल में नहीं है, मैं भेज देती हूँ। 10th 11th एंड 12th ऑफ रिटायरमेंट होमवर्क रहेगा, और बीआरएस का 16 सम में लिख देती हूँ। बीआरएस 16 सम, स्कैनर 16th sum, and retirement illustration 10, 11 एंड 12 बहुत इजी है। अच्छा, अब मैं तुम लोग को बता रही हूँ सेपरेट लाइफ पॉलिसी। व्हाट इज सेपरेट लाइफ पॉलिसी? कल मोस्टली डेथ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। डेथ के हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो कर ही लिया है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी डेथ का बता दूंगी, और एक जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कुछ भी नहीं है। डेथ इज वेरी सिमिलर टू रिटायरमेंट, सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, और हम डेथ भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री। ये कब आएगा, नीव के एग्जाम्स कब खत्म होंगे? 23 को। 23 को होंगे, तो मैं इन्वेंट्री उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ। रिटायरमेंट खत्म कर लेंगे, सॉरी डिसोल्यूशन खत्म कर लेंगे, पार्टनरशिप खत्म कर लेते और इकोनॉमिक शुरू कर लेंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, आप लोग ने एट्थ इकोनॉमिक्स का 8 चैप्टर का टेस्ट क्या हुआ, सबने लिख दिया कि नहीं लिखा? 8 चैप्टर का टेस्ट मैम ने जो गूगल फॉर्म से सबने कर दिया? गूगल फॉर्म मैम, नहीं था, आई थिंक पीडीएफ भेजा था 4। पीडीएफ था? हाँ, 4 पीडीएफ भेजे। तो उसमें ऑटोमेटिक स्कोर नहीं आ रहा है क्या? नहीं, मैम को चेक करना पड़ेगा। इसने आंसर की भेज दिया था, उसने किया है तो खुद से चेक करना। किसने किसने नहीं किया? मीत है, महक, चेक करने का बाकी है। मीत महक पूंजी, नेतन ने मेरे को कर तो दिया? नेतन ने भी नहीं थोड़ा किया? क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? अभी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पढ़ाई का लोड है, लेकिन ये लोड रहेगा 15 मार्च के एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे 20-22 में, उसके बाद ही अब ये लोड खत्म होगा। तुम लोग को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने बोला उसको सपने में भी पढ़ाई आ रही है, तो अच्छी बात है। सपने में पढ़ाई, टीचर्स की आवाजें, यही आनी चाहिए इस समय। और तुम लोग को सिर्फ गाली देनी चाहिए, तुम लोग को टीचर्स को, कि क्या है, जान ले रखी है, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, समझते ही नहीं है, कितना पढ़े, इतना जितना कोस सकते हो कोस लो। लेकिन जब पास हो जाओगे ना, तो चॉकलेट लेके इन्हीं टीचर्स के घर पे आओगे, मैम हम पास हो गए। तो वो खुशी चाहिए ना, उसके लिए आज मेहनत करनी ही पड़ेगी बेटा। कितना भी हमें कोस लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। तो समझो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको बाहर रखो कमरे से, अपने पढ़ा, अपने रूम में सिर्फ अपनी बुक्स होनी चाहिए।
और अपना दिमाग होना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी सेपरेट लाइफ पॉलिसी कर लेते हैं फटाफट में। तुम लोग की क्लास कितने बजे से है? 9 बजे है। कितना बज गया है? 8:30 बज गया है। तुम लोग को ब्रेक चाहिए कि मैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट का फटाफट पढ़ा दूं, कि बंद करूं, कल करेंगे? रिटायरमेंट का कल हिस्सा सिर्फ, करते हैं। रिटायरमेंट का सिर्फ बता दो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। 5 मिनट लगेगी तो रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। प्लीज, है ना? चलो गुड। सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने समझा कि जब फर्म लेती है ऑल पार्टनर्स के ऊपर वन सिंगल लाइफ पॉलिसी ऑन ऑल द पार्टनर, जॉइंट पॉलिसी। ठीक है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी होती है जब फर्म लेती है इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर पॉलिसी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। अलग अमाउंट्स के भी हो सकते हैं, सेम अमाउंट्स के भी हो सकते हैं। कंपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले सकती है, सिंगल लाइफ पॉलिसी टुगेदर, मतलब कंपनी दो पॉलिसीज भी ले सकती। मान लो एक जॉइंट लाइफ भी ले ली उसने और एक सिंगल लाइफ पॉलिसी, मतलब इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर जो पॉलिसी होती है वो भी ले ली। अब रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो गया, हमेशा हमें पता है अश्योर्ड वैल्यू हमें कब मिलती है? ओनली इन केस ऑफ डेथ एंड मेच्योरिटी। रिटायरमेंट में हमको क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू, राइट? तो मान लो एक पार्टनर भी रिटायर हो गया तो उसको क्या मिलेगा? सपोज इसकी सरेंडर वैल्यू 10,000, इसकी 15,000, इसकी 2,000। हमें क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। तो रिटायरिंग पार्टनर की सरेंडर वैल्यू प्लस जो ये बाकी के पार्टनर्स है ना, इनकी भी सरेंडर वैल्यू हम रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट देते हैं। समझे? तो रिटायरिंग पार्टनर को कितने का क्रेडिट मिलेगा? 15,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, 27,000 का जो भी उसका शेयर है। मान लो सी रिटायर हो रहा है, 5:3:2 है, तो 2/10 ऑफ 27,000 का उसको रिटायरिंग शेयर मिलेगा। ठीक है। और बाकी पार्टनर्स को क्या मिलेगा? जो इसकी सरेंडर वैल्यू के ओवर एंड अबव मिला हो, बस उतना ही मिलेगा। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को इनकी सरेंडर वैल्यू का भी शेयर मिलेगा, क्योंकि वो तो जा रहा है। और जब इनकी सरेंडर वैल्यू क्रिएट हो रही थी तो जो भी प्रॉफिट वगैरह कम किया तो उसने भी तो इसका हिस्सा दिया है, राइट? तो जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा वो तीनों का सरेंडर वैल्यू लेके जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसीज तो कंटिन्यूड ही रहेंगी जब तक इनकी डेथ नहीं होती है, ये रिटायर नहीं होते बाकी दोनों पार्टनर्स। तो उसको क्या मिलेगा? अपनी और तीनों की सरेंडर वैल्यू जितना हिस्सा। और बाकी पार्टनर्स को क्या मिलेगा? जो बैंक, मान लो सरेंडर वैल्यू 10,000 थी और 10,000 के ऊपर 15,000 आया सपोज, तो जो 5,000 है वो ही मिलेगा तीनों पार्टनर्स। उनको अपनी सरेंडर वैल्यू का हिस्सा नहीं मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल दे लो, चलो सी रिटायर हो गया, सी को मिला, इसकी 15,000 थी, इसकी 10,000 थी और इसकी 2,000 थी। ठीक है, ए बी सी। सी रिटायर हो गया, हमें मिला, सी रिटायर का 2,000 मिला हमें सम। ठीक है। तो अब 2,000 में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं क्योंकि कुछ भी मिला नहीं, और सी को क्या मिलेगा? 15,000 प्लस 10,000 का हिस्सा, 2/10। ठीक है। और कल मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, तुम लोग का भी टाइम अप हो गया है। ठीक है। कल मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगी और कल डेथ शुरू करके कल डेथ खत्म भी हो जाएगा मेरी ख्याल।
ठीक है, तो कल प्लीज सुबह फिर से मॉर्निंग में सेम टाइम, कितना था, 7:30, प्लीज अलार्म लगा के सो, सबको फोन कर करके उठाना पड़ता है। और तुम पूछ क्यों रहे थे करण कि मैं ज्वाइन करूँ? ज्वाइन करोगे ही ना यार, मैंने जब लिंक भेजा है तो। अरे मुझे लगा थोड़ा लेट का क्लास था तो इसलिए। नहीं, बिल्कुल भी लेट का नहीं, 7:30 बेटा। मैं रात को बहुत लेट सो सो के उठ रही हूँ, तुम लोग भी उठ जाओ प्लीज। ठीक है, चलो सी यू ऑल टुमारो।